अब मोदी जी के विदेश दौरों को एक पीआर इवेंट बना दिया जाता है। मोदी जी जिस तरह से दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिलते हैं और जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, जिस तरह से हैंडशेक्स किए जाते हैं, जिस तरह से पोज दिए जाते हैं, वो एक तमाशा ज्यादा लगता है। सामानों जैसे कि गारमेंट्स, फूड आइटम्स वगैरह के लिए पोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। यहाँ तक कि शिपमेंट फैसिलिटी से भी भारत ने हाथ खींच लिए। इसका रिजल्ट यह है कि अब वहां की नई सरकार चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के ज्यादा करीब आ गई। आज बांग्लादेश में रेलवे कॉरिडोर से लेकर पोर्ट एक्सेस तक में भारत की जगह बीजिंग ले चुका है। इस नेपाल भी कर सके, यानी आज की डेट में नेपाल भारत के बजाय चाइना के ज्यादा करीब जा चुका है। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत की तरफ से लगातार एग्रीमेंट्स में डिले, अंदरूनी मामलों में बार बार की दखलंदाजी, इस सब ने ही नेपाल को विकल्प खोजने पर मजबूर किया। इसके अलावा श्रीलंका, जिसे भारत ने कोविड के समय भारी आर्थिक सहायता दी थी, वहां भी भारत की पकड़ अब धीरे धीरे छूटने लगी। इसकी वजह है चाइना कंट्रोल हम्बनटोटा पोर्ट और कोलंबो पोर्ट सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स। जहां भारत ने ग्रांट्स और इमरजेंसी एड दी थी, वहीं चाइना ने श्रीलंका को डेकेड लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स देकर उन पर एक तरह से परमानेंट स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड बना लिया। वही ट्रंप आज हमारे लोगों को हथकड़ी लगाकर भेज रहा है और उसकी फुटेज भी रिलीज कर रहा है ताकि हमें बेइज्जत किया जा सके। वही ट्रंप पहलगाम अटैक की निंदा करने के बजाय उसे दो देशों का आपसी झगड़ा बता रहा है। भारत आज जिस रीजनल आइसोलेशन का सामना कर रहा है, वो सिर्फ एक नीति की नाकामी नहीं है, ये पूरे कूटनीतिक ढांचे के गिरने का एक सिलसिलेवार प्रोसेस। इसके अलावा पाकिस्तान और चाइना, ये सब तो पहले ही भारत के खिलाफ साजिश करने वाले कंट्रीज में सबसे ऊपर आते हैं। तो फिर आखिर बचा कौन जिसे हम अपना दोस्त कह सकें? मोदी गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी एक डिजास्टर है। इसका सबूत है ये वर्ल्ड मैप, जिसमें आप देखेंगे कि इंडिया के चारों ओर मौजूद कोई भी देश, फिर चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो या फिर श्रीलंका हो, किसी से भी भारत के अच्छे रिश्ते अब नहीं बचे। भारत के ये सभी पड़ोसी देश जो कभी भारत के करीब हुआ करते थे, अब चाइना के ज्यादा करीब होते जा रहे हैं। कुछ समय पहले तक अमेरिका, जिसे भारत के क्लोज अलाय जैसा दिखाया जा रहा था, वही अमेरिका जिसके प्रेसिडेंट ट्रंप की एक समय तक पूजा की जा रही थी, वही ट्रंप जिसके लिए मोदी जी ने नमस्ते ट्रंप जैसा इवेंट किया और अमेरिका में जाकर अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगाए, आज वही ट्रंप भारत के एक्सपोर्ट पर 50% का टैरिफ लगा रहा है। वही ट्रंप आज हमारे लोगों को हथकड़ी लगाकर भेज रहा है और उसकी फुटेज भी रिलीज कर रहा है ताकि हमें बेइज्जत किया जा सके। वही ट्रंप पहलगाम अटैक की निंदा करने के बजाय उसे दो देशों का आपसी झगड़ा बता रहा है। और ये सब है उस फॉरेन पॉलिसी का फेलियर का नतीजा जो एक इंसान को सेंटर में रखकर चलाई गई थी। मोदी जी की तमाम फॉरेन ट्रिप्स और ग्लोबल लीडर्स के साथ हंसते हुए फोटो खिंचवाने का आउटकम आज ये है कि भारत पूरी दुनिया में आइसोलेट हो चुका है। कोई भी देश अब भारत को खुलकर सपोर्ट नहीं करता। लेकिन आखिर इस ग्लोबल आइसोलेशन, बढ़ते दुश्मनों और अमेरिका जैसी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के लगाए गए टैरिफ्स का भारत के आम इंसान पर क्या असर पड़ता है और कैसे इस पूरी फॉरेन पॉलिसी के बंटाधार का असर सिर्फ डिप्लोमेटिक हॉल्स तक सीमित नहीं रहता। इसका सीधा इफेक्ट भारत की इकोनॉमी पे दिखता है और उसके रोजगार पर, उसकी ग्लोबल इमेज पर और उस भरोसे पर जो आम भारतीय को यह यकीन दिलाता रहा है कि भारत अब कभी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन जब दुनिया के सामने आपकी क्रेडिबिलिटी गिरती है तो उसके सबसे गहरे जख्म वही लोग झेलते हैं जिनकी कोई गलती नहीं थी। छोटे कारोबारी, किसान और वो करोड़ों मिडिल क्लास नागरिक जो अब ग्लोबल इन्फ्लेशन, इन्वेस्टमेंट विड्रॉल और टैरिफ की वजह से जॉब लॉस की कगार पर बैठे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा उस कॉम्प्लेक्स, अनकंफर्टेबल सच की जो हमारी ग्लोबल इमेज को तो खराब कर ही रहा है, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों की मुश्किलें भी बढ़ाने वाला है। एक समय था जब दुनिया के नक्शे पर उंगली फिराते हुए हम भारत को देखते थे तो चारों तरफ एक मजबूत घेरा नजर आता था। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, म्यांमार। एक समय था जब इन सभी पड़ोसियों के बीच भारत अकेला निर्णायक केंद्र हुआ करता था। हर डिसीजन की चाबी दिल्ली के पास होती थी और हर संकट की पहली कॉल साउथ ब्लॉक को की जाती थी। लेकिन आज जब उसी नक्शे को हम देखते हैं तो उसमें लाल रंग के निशान दिखते हैं, अलगाव के, अविश्वास के और असंतुलन के। भारत आज जिस रीजनल आइसोलेशन का सामना कर रहा है, वो सिर्फ एक नीति की नाकामी नहीं है, ये पूरे कूटनीतिक ढांचे के गिरने का एक सिलसिलेवार प्रोसेस है। फॉरेन पॉलिसी एक शतरंज के खेल की तरह होती है, जहां हर चाल बहुत सोच समझ कर चली जाती है। पर शतरंज की तरह ये कोई जीरो सम गेम नहीं होता, बल्कि एक ऐसा गेम होता है जो लगातार चलता ही जा रहा है। जरूरत से ज्यादा होशियारी, अग्रेसिव एंड सेल्फिश स्टेप्स उस समय के लिए तो फायदा दे सकते हैं, बट लॉन्ग रन में उनके रिजल्ट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से गवर्नमेंट की तरफ से चुपचाप डिप्लोमेटिक डिसीजंस लेने के बजाय एक शोबाजी, एक मसल फ्लेक्सिंग के कल्चर को हमने इमर्ज होते हुए देखा है। पहले जहां विदेशी दौरे बिना किसी तमाशे के हो जाते थे, अब मोदी जी के विदेश दौरों को एक पीआर इवेंट बना दिया जाता है। मोदी जी जिस तरह से दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिलते हैं और जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, जिस तरह से हैंडशेक्स किए जाते हैं, जिस तरह से पोज दिए जाते हैं, वो एक तमाशा ज्यादा लगता है। और ये सब शायद इसलिए कि ताकि लोगों को दिखाया जा सके कि मोदी जी का विदेशों में कितना जलवा है। यानी हमारी विदेश नीति में डिप्लोमेटिक मूव्स के बजाय दिखावा, शोबाजी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। लोगों के मन में भी लगातार यही इमेज बिल्ड की जा रही है कि भारत का दुनिया में बहुत दबदबा है,
हम विश्व गुरु हैं। मोदी जैसा दबंग नेता दुनिया में कोई नहीं है और समस्या इसी के साथ शुरू हो जाती है, क्योंकि एक बार जब आप लोगों के मन में ये इमेज बिल्ड कर देते हो तो फिर आप खुद दबाव में आ जाते हो। तब लगातार फ्रंट फुट पर खेलना आपकी मजबूरी बन जाती है, जबकि विदेश नीति ऐसे नहीं चलती। वहां तो मौके की नजाकत को देखकर कभी फ्रंट पर तो कभी बैक फुट पर खेलना पड़ता है और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि आज हम अलग थलग पड़ गए। मोदी सरकार के आने के बाद से भारत और नेपाल के संबंधों में दूरियां बढ़ी हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है भारत की एग्रेसिव एंड वन साइडेड फॉरेन पॉलिसी। 2015 में नेपाल ने नया संविधान लागू किया, जिसे भारत ने खुले तौर पर नापसंद किया। इसके तुरंत बाद नेपाल ने भारत पर अनौपचारिक नाकेबंदी का आरोप लगाया, जिससे वहां फ्यूल, मेडिसिन समेत कई और जरूरी सामानों की भारी कमी हो गई। इस घटना ने नेपाल की जनता और वहां की सरकार के मन में भारत के लिए भरोसे को कम करने का काम किया। यही समय था जब नेपाल ने चाइना के साथ ट्रांजिट, रेल, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कई स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स करने शुरू किए। 2017 के बाद से नेपाल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी शामिल हो गया। इवन नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ 6 पॉइंट बायलैटरल एग्रीमेंट भी साइन किया। चाइना न केवल एग्रीकल्चर और एजुकेशन को बेहतर करने में नेपाल की हेल्प कर रहा है, बल्कि वहां के मेयर्स को गवर्नेंस की ट्रेनिंग भी दे रहा है, ताकि जिन इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स को चाइना ने अचीव किया है वही नेपाल भी कर सके। यानी आज की डेट में नेपाल भारत के बजाय चाइना के ज्यादा करीब जा चुका है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत की तरफ से लगातार एग्रीमेंट्स में डिले, अंदरूनी मामलों में बार बार की दखलंदाजी, इस सब ने ही नेपाल को विकल्प खोजने पर मजबूर किया है। उधर बांग्लादेश, इसके साथ भारत ने दशकों तक सहयोग बनाकर रखा। भारत ने 15 साल तक शेख हसीना की सत्ता का समर्थन किया, लेकिन पिछले 5 सालों में हालात अब बदल चुके हैं। आर्मी के ताकतवर होने के बाद और नई लीडरशिप के आने के बाद बांग्लादेश अब खुलकर भारत के खिलाफ बयान देता है। इसके अलावा CAA और NRC जैसे कदमों ने बांग्लादेश में भारत विरोधी भावना को तेज करने का काम किया है। बांग्लादेशी माइग्रेंट्स को लेकर मोदी गवर्नमेंट की एग्रेसिव पॉलिसी, राजनीतिक बयानबाजी और अंधभक्तों की आर्मी ने सोशल मीडिया पर जैसा गदर मचाया है, उसका रिजल्ट है कि अब बांग्लादेश भी भारत से दूर जा चुका है। पर बजाय इन संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश करने के, सरकार ने बांग्लादेश पर कई तरह के बैन एंड रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। जैसे वहां से आने वाले जूट प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया गया, कुछ सामानों जैसे कि गारमेंट्स, फूड आइटम्स वगैरह के लिए पोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। यहाँ तक कि शिपमेंट फैसिलिटी से भी भारत ने हाथ खींच लिए। इसका रिजल्ट यह है कि अब वहां की नई सरकार चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के ज्यादा करीब आ गई। आज बांग्लादेश में रेलवे कॉरिडोर से लेकर पोर्ट एक्सेस तक में भारत की जगह बीजिंग ले चुका है। इसके अलावा श्रीलंका, जिसे भारत ने कोविड के समय भारी आर्थिक सहायता दी थी, वहां भी भारत की पकड़ अब धीरे धीरे छूटने लगी। इसकी वजह है चाइना कंट्रोल हम्बनटोटा पोर्ट और कोलंबो पोर्ट सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स। जहां भारत ने ग्रांट्स और इमरजेंसी एड दी थी, वहीं चाइना ने श्रीलंका को डेकेड लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स देकर उन पर एक तरह से परमानेंट स्ट्रेटेजिक फुट होल्ड बना लिया। मालदीव्स की कहानी तो और भी परेशान करने वाली है। मालदीव इंडिया का एक ट्रेडिशनल अलाय है, पर कुछ साल पहले मालदीव के साथ रिश्तों में आई खटास यहां तक पहुंच गई कि वहां पर चलाए गए इंडिया आउट पॉलिटिकल कैंपेन ने केवल वहां पर चुनाव ही नहीं जीता, बल्कि उसने भारत के रीजनल इमेज को खुलेआम चुनौती दी। हालांकि बाद में S जयशंकर ने मालदीव का दौरा किया और फिर वहां के प्राइम मिनिस्टर मुइज़ो भी इंडिया आए और तब कहीं जाकर बात संभली। इस घटना ने भी साफ दिखाया कि भले मालदीव छोटा हो, पर कंट्रोल और नैरेटिव अब भारत के हाथ से निकल रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान और चाइना, ये सब तो पहले ही भारत के खिलाफ साजिश करने वाले कंट्रीज में सबसे ऊपर आते हैं। तो फिर आखिर बचा कौन जिसे हम अपना दोस्त कह सकें? इन सभी घटनाओं के पीछे सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं है, ये डिप्लोमेटिक समझ की वो कमी जिसमें भारत की फॉरेन पॉलिसी, स्लोगन्स एंड स्पीचेस में तो मजबूत दिखती है, लेकिन ग्राउंड पर हम लगातार हार रहे। एक समय था जब सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का अर्थ भारत के बिना अधूरा था, लेकिन आज सार्क डेड है और चाइना लेड सब रीजनल स्ट्रक्चर्स साउथ एशिया में एक्टिव हो चुके हैं। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी आज केवल बयान बनकर रह गई। हकीकत में ना तो कोई पहल रही और ना ही कोई एडवांटेज। जहां रीजनल समिट्स में पहले भारत सेंट्रल फिगर हुआ करता था, वहीं आज ये सभी देश भारत के बजाय चाइना के साथ डील करना और ग्रुप फॉर्म करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्योंकि रियलिटी यही है कि डिप्लोमेसी केवल हैंडशेक से, बड़बोले बयानों से नहीं होती, बल्कि ये विश्वास का, समय का और कंसिस्टेंसी का खेल होती। जब फॉरेन पॉलिसी हेवीली पर्सनलाइज हो जाए तो इंस्टीट्यूशंस कमजोर हो जाते हैं। मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी पर अगर नजर डालें तो ये नेशन सेंट्रिक होने के बजाय पर्सन सेंट्रिक ज्यादा नजर आती, जहां दोस्ती, फोटो, हग्स, हैंडशेक्स पब्लिक नैरेटिव बन गए। आम लोगों को विश्वास दिलाया गया है कि भारत का दुनिया में डंका बज रहा है, पर अब धीरे धीरे हकीकत सामने आ रही। पहलगाम अटैक और फिर ऑपरेशन सिंदूर, इन दोनों ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की पोल खोलकर रख दी। इसको समझना हो तो 26/11 अटैक के बाद अमेरिका की तरफ से जारी किए गए बयानों को देखिए। आपको पता है तब अमेरिका क्या कहता था? अमेरिका क्या कहता था?
26/11 हमले के बाद उस समय के अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा का बयान था कि इंडिया को सेल्फ डिफेंस का राइट है। यही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को 26/11 के अक्यूज्ड के ट्रायल में हो रही देरी को लेकर भी सवाल किया था। वहीं पहलगाम अटैक के बाद ट्रंप का जो बयान था वो हैरान कर देने वाला था। ट्रंप का कहना था कि मैं दोनों देशों के बहुत करीब हूं और वो हजारों सालों से भी ज्यादा से कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं और जो हुआ वो बहुत बुरा था। Kashmir's been going on for 1,000 years, probably longer than that. ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा कि 3 कंट्री ऐसे थे जो कि खुलकर पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे, टर्की, अजरबैजान एंड चाइना। और इंडिया के साथ कौन था? सिर्फ एक कंट्री इजराइल की तरफ से जरूर एक ट्वीट आता है कि इजराइल इंडिया के राइट टू सेल्फ डिफेंस का सपोर्ट करता है। बाकी किसी देश एंड इवन हमारे पड़ोसी देश जिनसे हमारे अच्छे रिलेशन बताए जाते हैं, उनकी तरफ से कोई भी सपोर्टिव स्टेटमेंट नहीं आती। आज जब दुनिया भारत को देखती है तो वो ना उसे साउथ एशिया का यूनिफायर मानती है, ना ही एशिया का इन्फ्लुएंसर, बल्कि एक ऐसा प्लेयर जिसने अपने ही एरिया में कंट्रोल खो दिया है। और इसी आइसोलेशन का सबसे बड़ा फायदा उठाते हैं ट्रंप जैसे नेता, जो चाइना के भारत से कई गुना ज्यादा रशियन ऑयल खरीदने के बावजूद चाइना पर एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगाते, बल्कि हमारी पुअर फॉरेन पॉलिसी के चलते भारत को टैरिफ से टारगेट करते हैं। चलिए अब इंडियन अमेरिकन टैरिफ वॉर वाली सिचुएशन को भी थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि कैसे ये हमारी मिडिल क्लास की डेली लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। 2025 के अगस्त में अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लागू कर दिया है, जिसमें 25% टैरिफ पहले ही 7 अगस्त से भारत के अमेरिका को किए जाने वाले एक्सपोर्ट्स पर लागू हो चुका है और बाकी 25% 27 अगस्त से इंप्लीमेंट होगा। यानी कुल मिलाकर 27 अगस्त के बाद से अमेरिकी बाजार में बेचे जाने वाले इंडियन प्रोडक्ट्स 50% तक महंगे हो जाएंगे। भारत से अमेरिका एक्सपोर्ट होने वाले सामानों में टेक्सटाइल एंड अपीरियल, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर एंड फुटवेयर के अलावा मरीन प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट्स, आयरन, स्टील, एल्युमिनियम और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वगैरह शामिल है। और चिंता की बात यह है कि इन सेक्टर्स का 50 से 60% रेवेन्यू केवल अमेरिका में किए गए एक्सपोर्ट से आता है और इन सेक्टर्स में करोड़ों भारतीय भी काम करते हैं। इसलिए 50% टैरिफ के बाद जाहिर सी बात है अमेरिकन इंपोर्टर्स भारत से माल खरीदने के बजाय कोई और ऑप्शन तलाशेंगे जिसमें वियतनाम जैसे देश उनकी पहली पसंद बन सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो हमारे ये सेक्टर्स कोलैप्स होने की कगार पर पहुंच सकते हैं, जिसका मतलब है कि इन व्यापारों से जुड़े करोड़ों लोग एक ही झटके में अपनी नौकरियां खोने वाले। जी हाँ, वो करोड़ों वर्कर्स जो कि टेक्सटाइल एंड अपीरियल, जेम्स एंड ज्वेलरी, मरीन एक्सपोर्ट्स, लेदर सेक्टर्स वगैरह में काम करके भारत की इकोनॉमी को जिंदा रखते हैं। ट्रंप के टैरिफ के बाद से अब इनकी नौकरियां छिननी शुरू हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल को देखिए, जिसके मुताबिक टैरिफ के चलते गुजरात के सूरत में डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग का काम करने वाले स्किल्ड वर्कर्स अपनी नौकरियां खो चुके हैं। और ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि अभी 25% एडिशनल टैरिफ तो 27 अगस्त से इंप्लीमेंट होना है। उसके बाद ऐसी खबरें आम हो जाएंगी। फॉरेन पॉलिसी के इसी फेलियर ने आज भारत को एक तरफ खाई और दूसरी तरफ कुएं वाली सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया है। क्योंकि अगर ट्रंप की बातों को मानते हुए इन टैरिफ्स को अपने ऊपर से हटवाने के लिए रूस से तेल खरीदना बंद कर देते हैं, तो हमें वही तेल मिडिल ईस्ट से या फिर अमेरिका से महंगे रेट्स पर खरीदना होगा, जिससे सालाना 9 से 12 बिलियन डॉलर का एक्स्ट्रा खर्च बढ़ेगा। और जब तेल महंगा होता है तो उसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहता। ट्रक से लेकर सब्जी मंडी, दूध की सप्लाई, एलपीजी, हर चीज की कीमत धीरे धीरे बढ़ने लगती है। भारत में इन्फ्लेशन ने पहले ही आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। पहले से ही राशन जैसी बेसिक जरूरतों को पूरी न कर पाने के कारण 80 करोड़ भारतीय गवर्नमेंट के राशन कार्ड पर निर्भर है। अब सोचिए अगर तेल की कीमत भी बढ़ जाती है तो उन भारतीयों की हालत और कितनी बदतर हो सकती है। दूसरी तरफ रुपए की हालत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, डॉलर की मांग बढ़ रही है और आईएनआर गिरता जा रहा है। और जब टैरिफ के चलते एक्सपोर्ट्स कम होंगे, जॉब लॉस्ट होंगी, तो इसका सीधा असर जीडीपी ग्रोथ रेट पर भी देखने को मिलेगा। इसलिए कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे हमारी जीडीपी में 0.5 से लेकर 1.2% तक की गिरावट 2025-26 में आ सकती है। इसका मतलब है कि भारत 6% ग्रोथ की सिंबॉलिक थ्रेशोल्ड से नीचे जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो इसका असर सीधा सीधा निवेश पर और भारत की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी पर पड़ेगा। पर इस सब का जिम्मेदार कौन है? विदाउट एनी डाउट ये भारत की फॉरेन पॉलिसी का ही फेलियर है, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है चाइना। रशिया से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला देश है चाइना, 50% से भी ज्यादा, जबकि भारत अपने टोटल इंपोर्ट का केवल 35% ही रशिया से ले रहा है। लेकिन अमेरिका ने चाइना पर कोई टैरिफ नहीं लगाया, क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी हमसे बेहतर है। और अमेरिका जानता है कि चाइना के पास रिटेलिएट करने की कैपेबिलिटी है, वो भी पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और मिलिट्री तीनों लेवल पर भारत को लेकर शायद अमेरिका सोचता है कि वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। यहीं से हमें समझना चाहिए कि हमारी फॉरेन पॉलिसी को लेकर दुनिया की परसेप्शन क्या बन चुकी है। अमेरिका भी और अब शायद दुनिया भी ये समझ चुकी है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अब तमाशाबाजी बन चुकी है, जिसमें इमेज बिल्डिंग के नाम पर की जाने वाली नौटंकी और विश्वगुरु इमेज के लिए किया जाने वाला बड़बोलापन ही हमारा मेन गोल बन गया है। मोदी जी के विदेशी दौरों पर होने वाले इवेंट, मोदी जी के हैंडशेक्स, झप्पियां, फोटोग्राफी, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के स्लैम करने वाले रिप्लाईज, काला चश्मा लगाकर हीरो वाली वॉक, जनता इसी को ही फॉरेन पॉलिसी समझ रही है और इस खुश फहमी में जी रही है कि हमारा पूरी दुनिया में डंका बज रहा है।
और ट्रंप ने शायद हमारी इसी कमजोरी को पकड़ लिया है और अब वो बार बार वो सारे काम कर रहा है ताकि ये डंका फट जाए